आज हम कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित काव्य धरती कितना देती है की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। इस काव्यांश में कवि ने बताया है कि यदि हम सही दिशा में प्रयत्न करें तो सफलता अवश्य प्राप्त होती है। मनुष्य को अच्छे काम करने चाहिए, उसका प्रयत्न बेकार नहीं जाएगा। धरती रत्न प्रवर्सनी है। हम जैसे बीज बोते हैं वैसे ही फल उत्पन्न होते हैं। इस धरती पर मनुष्य को प्रेम, मानवता, सक्षमता, ममता के बीज बोने चाहिए। इनकी सुनहरी फसलें उगेंगी तो संसार में सुख सुविधा तथा प्रेम पूर्ण वातावरण उत्पन्न होगा। हम जैसा बीज बोएंगे वैसे ही फल हमको मिलेंगे। यही संदेश कवि इस कविता के माध्यम से देना चाहते हैं। धरती कितना देती है, मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे। सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार, कलदार यानी सिक्के, खनकेगी यानी सिक्कों की टकराने की ध्वनि, और फूल फल में मोटा सेठ बनूंगा। यहाँ पर संदर्भ होगा प्रस्तुत काव्यांश प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित काव्य धरती कितना देती है से संकलित है। प्रसंग होगा इस पद में, इस काव्यांश में कवि ने बताया है कि मनुष्य यदि सही दिशा में प्रयत्न करे तो उसको सफलता अवश्य मिलती है। यहाँ पर कवि ने बताया है कि बचपन में उन्होंने अबोध अवस्था में जमीन में पैसे बोए थे। उनका यह कार्य ठीक नहीं था। अर्थ होगा, कवि कहते हैं कि धरती कितना देती है। हम धरती में थोड़े से बीज बोते हैं और उसके परिणाम स्वरूप धरती हमें कितना भरपूर अनाज देती है। यही सोचकर कवि ने बचपन में छिपकर जमीन में पैसे बो दिए थे। सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे। उन्होंने सोचा था कि इन पैसों से पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेगी और इन पेड़ों पर रुपयों की खनकदार फसलें पैदा होगी और फूल फल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा। जब उनके पास बहुत सा धन हो जाएगा तो वह फूल फूल कर मोटे हो जाएंगे तथा धनवान सेठ बन जाएंगे। पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा। कवि आगे बताते हैं, किंतु ऐसा नहीं हुआ। अनुपजाऊ भूमि, बंजर धरती यानी जो उपजाऊ न हो, उस अनुपजाऊ भूमि में बोए गए रुपयों में से एक भी रुपया नहीं उगा। बंधिया मिट्टी ने एक भी पैसा उगला, यानी उस अनउपजाऊ मिट्टी ने एक भी पैसा नहीं फलीभूत हुआ। सपने जहां जाने कहां मिटे, कब धूल हो गए। कवि बताते हैं कि जिस प्रकार किसी सम्मानीय मनुष्य के आने पर उसके रास्ते में कपड़ा बिछाकर उसका स्वागत किया जाता है, उसी प्रकार कवि ने अपनी बचपन की कल्पना में डूबकर रुपयों के उगने और पौधे बनने की प्रतीक्षा करता रहा। मैं हताश बाट जोहता रहा। वे निराश होकर इंतजार करते रहे कई दिनों तक, बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर। उस समय उन्होंने अपनी बाल कल्पना के माध्यम से
जिस प्रकार की मनुष्य के आने पर उसके रास्ते में कपड़ा बिछाकर उसका स्वागत किया जाता है, उसी प्रकार कवि ने अपनी बाल्यावस्था की कल्पना में डूबकर रुपयों के उगने और पौधे बनने की प्रतीक्षा कई दिनों तक की। कवि का जो मन था वह बच्चे की तरह था और उनको ज्ञान नहीं था कि रुपये उगकर पौधे नहीं बनते। ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। उन्हें यह एहसास हो गया था कि उन्होंने गलत बीज बोए थे। रुपयों के रूप में उसने ममता और तृष्णा को बोया था। तृष्णा यानी लालसा। तो यहाँ पर कवि ने बचपन में पैसे बोकर उनके उगने की कल्पना की। इसके पीछे उनका क्या विचार था? धनवान बनने का विचार था। तो यहाँ पर कवि उस समय बच्चे थे और उन्हें ज्ञान नहीं था कि रुपये उगकर पौधे नहीं बना करते। आगे देखिए, अर्धशती हहराती निकल गई तब से, कितने ही मधु पतझर बीत गए अनजाने। कवि आगे कहते हैं कि बचपन की उस घटना को जीवन के 50 वर्ष बीत गए। अर्धशती यानी 50 वर्ष, शतक यानी 100 वर्ष और अर्धशती यानी आधा शतक यानी 50 वर्ष। कवि बताते हैं कि बचपन की उस घटना को बीते हुए जीवन के 50 वर्ष व्यतीत हो गए। कितने ही मधु पतझड़ बीत गए अनजाने, और अनेक बार बसंत और पतझड़ की ऋतुएं आई और चली गई। ग्रीष्म तपे, वर्षा फूली, शरदे मुस्काई। कवि कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में खूब गर्मी पड़ी और वर्षा ऋतु में अनेक बार वर्षा आई और पेड़ पौधे फूले और फले। और वर्षा ऋतु के उपरांत शरदे मुस्काई, शरद ऋतु भी आई यानी ठंडा मौसम भी आया। सीसी कर हेमंत कपे, और तेज सर्दी के कारण, हेमंत यहाँ पर ऋतु का नाम है, हेमंत ऋतु के आने पर सर्दी तेज लगती है, तो तेज सर्दी के कारण मुंह से सीसी की आवाज निकालने वाली और शरीर को कँपाने वाली हेमंत ऋतु भी अनेक बार आई। तरु झरे खिले वन, और वृक्ष, ऐसे समय में वृक्ष भी के पत्ते भी झड़े और वृक्षों पर पत्ते भी खिले। और जब फिर से गाड़ी ऊधी लाल सा लिए, एक बार फिर काले बादल पृथ्वी पर जल बरसाने लगे। उनके कारण क्या हुआ? गाड़ी ऊधी यानी घना अंधकार, काला या बैंगनी रंग। गाड़ी ऊधी यानी काला बैंगनी रंग। तो बादलों के बरसने से क्या हुआ? घना अंधकार छा गया। गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर, और वे काले घने बादल धरती पर पानी के रूप में बरसे, जिससे क्या हो गई? धरती की सतह गीली हो गई। मैंने कौतूहलवश आंगन के कोने, कवि कहते हैं कि मैंने जिज्ञासापूर्वक अपने आंगन की गीली मिट्टी को अपनी उंगली से सहलाकर कुरेदा। बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे, और उस गीली मिट्टी के नीचे सेम के बीज दबा दिए। भूखे अंचल में मणि माणिक बांध दिए हों, उन बीजों के रूप में उन्होंने उस समय धरती के आंचल में
मूल्यवान रत्न बांध दिए। तो यहाँ पर कवि ने एक तो ऋतुओं का उल्लेख किया है ना। तो कवि का जो वर्णन है वह प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त है। आगे देखिए। मैं फिर भूल गया उस छोटी सी घटना को, और बात भी क्या थी याद जिसे रखता मन। किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था, तब सहसा मैंने जो देखा। कवि कहते हैं कि वे भूल गए थे कि उन्होंने अपने घर के आंगन में सेम के बीज बो दिए थे। उनके लिए बात भी क्या थी, याद जिसे रखता मन, यानी याद रखने जैसी ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन एक दिन शाम को, किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में, लेकिन एक दिन शाम के समय जब वह आंगन में टहल रहे थे, तब सहसा मैंने देखा। तब अचानक उन्होंने देखा और वे देखकर उससे हर्ष विमूढ़ हो उठा मैं विस्मय से। और अचानक उन्होंने जो देखा उससे वे अत्यधिक प्रसन्न हुए और वे आश्चर्यचकित हो उठे। विस्मय यानी आश्चर्यचकित होना। देखा आंगन के कोने में कई नवागत। उन्होंने उस समय देखा कि आंगन में अनेक छोटे नए पौधे उग गए हैं। छोटा छाता ताने खड़े हुए हैं और वे पौधे उनको छोटे छोटे छाते लगाए हुए मेहमान के समान प्रतीक हो रहे थे। छाता कहूँ कि विजय पताकाएं जीवन की। उनके छाते विजय की घोषणा करने वाले झंडे की तरह थे। पौधे चिड़ियों के अंडे फोड़कर बाहर निकले और पंख फैलाकर उड़ने के लिए उत्सुक चिड़ियों के बच्चों जैसे प्रतीत हो रहे थे। या हथेलियां खोले वे नन्ही प्यारी, जो भी हो वे हरे हरे उल्लास से भरे। कवि कहते हैं कि वे जो छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रहे थे, वे प्यारी हथेलियां फैला रखी थी। वे जो छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रहे थे, वे ऐसे लग रहे थे मानो उन्होंने अपनी छोटी छोटी प्यारी प्यारी हथेलियों को फैला रखा है। जो भी हो वे हरे हरे उल्लास से भरे। कुछ भी कहें, किंतु वे हरे भरे और प्रसन्नता से भरे। पंख मारकर उड़ने को उत्सुक लगते थे। वे प्रसन्नता से भरे पौधे चिड़ियों के अंडे फोड़कर बाहर निकले और पंख फैलाकर उड़ने के लिए उत्सुक डिंब तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चों से। डिंब ने अंडे, यानी वे कैसे लग रहे थे कि प्रसन्नता से भरे पौधे चिड़ियों के अंडे फोड़कर बाहर निकले और पंख फैलाकर उड़ने के लिए उत्सुक चिड़ियों के बच्चों के समान प्रतीत हो रहे थे। तो यहाँ पर कवि ने जो सेम की फली के जो छोटे छोटे पौधे उग रहे थे, उनका उन्होंने काव्यमय वर्णन किया है। निर्निमेष, निर्निमेष यानी एकटक, बिना पलक झपकाए, क्षण भर को मैं उनको रहा देखता। कवि आगे कहते हैं कि अपने आंगन में उगे हुए उन सेम के पौधों को कुछ देर तो वे बिना पलक झपकाए एकटक देखते रहे। सहसा मुझे स्मरण हो आया, अचानक उनको याद आया, कुछ दिन पहले बीज सेम के रोपे थे।
मैंने आंगन में। अचानक उनको याद आया कि कुछ दिन पहले उन्होंने आंगन में सेम के बीज बोए थे और उन्हीं से बौने पौधों की यह पलटन मेरी आंखों के सम्मुख अब खड़ी गर्व से। और वे सेम के बीज ही आज छोटे छोटे पौधे के रूप में उगाए हैं। छोटे पौधों की यह जो सेना है, पलटन यानी सेना, कवि के नेत्रों के सामने, मेरी आंखों के सम्मुख यानी कवि के आंखों के सामने गर्व के साथ खड़ी थी। नन्हे नाटे पैर पटक बढ़ती जाती, अपने छोटे छोटे पैर पटक कर आगे बढ़ रही थी। तब मैं उनको देखता धीरे धीरे। अब कवि उन्हें धीरे धीरे बार बार देखते रहे। अनगिनत पत्तों से लद भर गई झाड़ियां। वे प्रतिदिन उन पौधों को देखते रहे। उन्होंने देखा कि उन पौधों पर असंख्य पत्तियां लद गए और अनेक झाड़ियां यानी वे छोटे छोटे पौधे एक दूसरे के ऊपर फैल गए। तब मैं उनको देखता रह गया। धीरे धीरे अनगिनत पत्तों से लद भर गई झाड़ियां। कवि कहते हैं कि तब मैं उन छोटे छोटे पौधों को देखता गया और एक दिन वे सारे पौधे पत्तियों से लद गए और भर गई झाड़ियां और वे एक दूसरे से लिपटकर झाड़ियों की तरह बन गए। ठीक है, बहुत बहुत